नमस्कार दोस्तों, डीएम क्लास की तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 में और अभी जो वर्तमान ईयर चल रहा है 2022, तो इसमें देखेंगे कि क्या भारत में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है और कहाँ पर हिंदुस्तान की खामियां की वजह से जो पीछे रह गया है किस सेक्टर में, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे समझेंगे। कि जैसे आपको मेरी तरफ से ही है कि नव वर्ष का शुभारंभ जो है उल्लास, उत्साह और उत्सवी अनुभूति कराता है। हमारी जो स्वतंत्रता है उसकी जो अभी 75वें वर्ष से आज जुड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 2022 का पहला दिन भी रहेगा और यह विशेष दिन भी बन जाएगा। 75 साल में भारत ने स्वावलंबन है या स्वाभिमान है या स्वदेशी की भावना के साथ अपनी पहचान को क्या कर रहा है, सशक्त किया है और करने के भी आगे प्रयास भी करता रहेगा। हम बहुत कुछ इतने वर्षों में प्राप्त कर चुके हैं, गौरव का भाव प्राप्त मन में ज़रूर है, लेकिन अभी भी हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी कुछ करने की अभी भी बहुत सारी काम बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि वह जो साहस है 1947 से लेकर या विश्वास है या कर्म पथ है जो गतिमान रहेंगे और साथ में ये जो हिंदुस्तान ये राष्ट्र है वह तभी सशक्त और विकसित होगा जब सरकार के साथ साथ आम पब्लिक भी, यानी कि हम आप सब मिलकर साथ देते रहेंगे। और नव वर्ष की शुभ बेला में हम लोग आज जो 75वीं वर्ष जो 1 जनवरी से शुरू हो गई है, तो उसके बारे में आज देखेंगे कि हिंदुस्तान कहाँ तक आगे की ओर चल गया है। जिसके बारे में जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसके कुछ ही समय बाद यानी 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। जो अब की बार जो हुई थी लोकसभा चुनाव वह भारत का 17वीं लोकसभा चुनाव थी। तो 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ और जो अभी 17वीं हुई उसमें बहुत सारे चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे। साथ में उसके बाद देखिएगा कि 2 ही साल के बाद यानी 1954 में क्या हुआ कि देश का जो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना हो गई हिंदुस्तान में। उसके कुछ समय बाद यानी 1974 में आप देखिएगा कि भारत में देश का पहला सफल परमाणु परीक्षण बनाया गया। परीक्षण जो स्माइलिक बुद्धा पोखरण में हुआ। फिर उसके बाद आप वही 1974 में हुआ। 1975 में अब देखिएगा कि आर्यभट्ट जो उपग्रह थे प्रक्षेपण से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बढ़ा कदम आगे। बाद उसके बाद देखिएगा कि 2001 में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था उसके द्वारा विकसित किया गया एक हल्के लड़ाकू विमान, यानी उससे लड़ाकू विमान की शुरुआत 2001 से मान सकते हैं कि किया गया। फिर 2008 में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है इसरो ने चंद्रयान मिशन बनाया और चंद्रमा पर मानव रहित यान भी भेजा 2008 में भारत ने। फिर 2014 में आप चलेंगे तो उसके बाद मंगल की कक्षा में मंगलयान पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया था 2014 में आते आते। फिर आप 16 में आप देखेंगे तो भारत है उस समय भावना कंठ है थी, एक अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह थी, ये फाइटर पायलट भी बनी थी। उसके बाद आप देखेंगे 2017 में तो इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था कि इतने सारे जो उपग्रह हैं अभी तक कोई देश भेज नहीं पाया था, तो इसमें भी इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि खेल के क्षेत्र में भारत अभी कहाँ पहुँचा, एडुकेशन के क्षेत्र में कहाँ अभी तक पहुँचा है, या एग्रीकल्चर के सेक्टर में। इसी तरह बहुत सारे सेक्टर में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे कि भारत कहाँ तक पहुंच पाया है ये 1947 से अभी तक। और जो कुछ डेवलप कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, चाइना है, तो इससे भारत कहाँ कब पिछड़ गया इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे कि कौन से सेक्टर में इन देशों से भारत पीछे रह गया। आपको मैं कुछ इसमें एक और बताता हूँ 2-4 योजनाओं के भी बारे में। जैसे पहले आप देखेंगे 1947 के बाद से तो भारत एक सुशिक्षित समाज भी बना। आपको मैं बताता हूं कि जब स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय भारत में जो साक्षरता दर थी यानी पढ़े लिखों की जो संख्या थी वह मात्र 18.3% था। यानी उस समय जो अभी वर्तमान में है 77.7% तक
पहुंच गया है भारत का एडुकेशन में, जो आप बोल सकते हैं साक्षरता दर। फिर उसी समय आप देखिएगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो 52 में लोकसभा का जब पहली चुनाव हुआ तो 51 में आपको बताता हूँ, यानी 51 में खड़गपुर में आप देखेंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कॉलेज खोला गया खड़गपुर में। उसके बाद 1961 में कोलकाता में IIM की स्थापना किया गया, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरह विद्यादान की यात्रा में 23 अभी तक आप आएंगे तो 23 IIT कॉलेज खुल गए हैं। 19 IIM कॉलेज भी भारत में अभी तक वर्तमान में खुल चुके हैं, जबकि देश की आज़ादी के समय मात्र 1-2 गिने हुए चुने IIT कॉलेज और IIM कॉलेज थे, है ना। उसके बाद ये तो मैं आपको बताया कि सुशिक्षित समाज के जो 1947 से 2022 तक की क्या प्रगतिशील हुई है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया। उसके बाद आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखेंगे कि स्वस्थ समाज के क्षेत्र में तो भारत में पहली बार 1956 में ही एम्स की स्थापना की गई, जो दिल्ली में बना, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो 2012 से 6 और एम्स भी बने। फिर 2015 में 22 एम्स बनाए गए और उसी के द्वारा आप देखेंगे कि एडुकेशन हेल्थ सेक्टर में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा आप 14 अप्रैल 2018 को देखे होंगे कि रांची से झारखंड के आयुष्मान भारत योजना शुरू किए गए थे। साथ में कुछ दिन पहले ही डिजिटल हेल्थ योजनाओं का भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, जिससे अब ये हुआ कि आप इलाज कहूँ भी कराइए, आपके पूरे डेटा कलेक्ट रहेगा एक साथ। आप सिर्फ उसमें मोबाइल नंबर डालिए, एक तरह से वह डिजिटल लॉक की जैसा काम करेगा। तो ये बहुत ही प्रगतिशील भारत कहलाने जा रहा है कि ये खासकर हेल्थ सेक्टर में, एडुकेशन सेक्टर में। तो ये 2 सेक्टर मैंने बताया और आगे आपको बताते हैं गरीबी उन्मूलन के बारे में कि भारत में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कितनी गरीबताई थी, कितनी गरीब लोग मरे थे उस समय खाने की वजह से। तो स्वतंत्रता के समय आपको बताएं कि खजाने में कुछ खास नहीं था उस समय, यानी खाद्यान्न उत्पादन में आप देखें तो मात्र उस समय 508 लाख टन था खाद्यान्न उत्पादन, जो आज वर्तमान समय में 3033 लाख टन है। दूध के उत्पादन में उस समय 170 लाख टन था, जो आज 1984 लाख टन पहुंच चुका है। उस समय प्रति व्यक्ति जो अनाज की उपलब्धता थी जब देश आज़ाद हुआ था मात्र 399.7 ग्राम था, जो आज बढ़कर 487 ग्राम हो गई है। उस समय जो जीवन प्रत्याशा एक औसतन माना जाता था 32.1 माना जाता था, लगभग आप मान सकते हैं 32 साल या 33 साल, जो आज औसतन 69 वर्ष इंडिया में माना जाता था। उस समय चूँकि उतना एडुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर में भारत डेवलप नहीं रहने की वजह से क्या हुआ था कि किसी भी प्रकार का छोटा मोटा भी आपको यदि कोई बीमारी हो तो उससे मौत हो जाती थी बहुत सारे लोगों को। तो इसमें भी भारत क्या हुआ है कि डेवलप किया है। उसके बाद आप नारी सशक्तिकरण में भी आप देखेंगे कि भारत पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जहां देश की आज़ादी जब मिली उसी समय से ही भारत में क्या हुआ कि महिलाओं को वोट देने का राइट दिया गया, जबकि ये आजकल के पूरे देश में राज कर रहा है अमेरिका, वो भी महिलाओं को शुरू में वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, जो आज भारत उसी समय से जब आज़ादी मिली तो दिया था। यानी हमने स्वतंत्रता होते ही नारियों को क्या किया, मतदान का अधिकार दिया। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका है में ऐसा भी बहुत समय बाद हुआ। भारत में तो प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सब महत्वपूर्ण पदों पर भी भारत में महिलाएं राज की है। 2021 में महिलाओं को आपने देखा कि सेना में भी स्थायी कमीशन के साथ सशक्तिकरण को जारी किया, यानी महिलाओं को सेना में जाने के लिए स्थायी कमीशन गठित किया गया, जिसके द्वारा आप देखेंगे कि भारत में सेना में भी महिलाओं को अब जाने की विशेष छूट दी गई। फिर आपको जनसंख्या नियोजन के बारे में बता रहा हूं कि जनसंख्या नियोजन क्या हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि औद्योगिकरण ने रोजगार के पट खोला, यानी जब औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसमें क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट के पट खोले, दरवाजे खोले। उदारीकरण ने व्यापार को नई दिशा दी, क्योंकि उस समय लिबरलाइजेशन नहीं था, उसके बाद लिबरलाइजेशन इंडिया में आया तो वो व्यापार को दिए। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो लाखों रोजगार उत्पन्न कर दिया। हमने 20 में स्टार्टअप योजना शुरू की भारत सरकार द्वारा, जिसकी अगुवा इंडिया ही अगुवाई की। आप देखेंगे कि बीते वर्ष में ही
ही यूनिकॉर्न की जो संख्या है भारत में वह 40 के आसपास हो गई है। जो आप उस अभी एक आपको पर डे देखते होंगे यूट्यूब पर भी हर जगह, जो ये वाई जूस है वह पूरे विश्व में 1342 अरब डॉलर रुपये का ये वैल्यू कारोबार कर रहा है, जो शीर्ष एडवेट कंपनी भी बन गई है। कोरोना काल में लगभग आपको बताते हैं मनरेगा में काम करने का जो आंकड़ा था भारत में 2019 के आंकड़ों के करीब वह 52% क्या अधिक हुआ। तो इस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस लाया गया, जो किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित है। तो इस तरह से जनसंख्या नियोजन को भी 1947 से लेकर अब तक ग्रोथ करने किया है। साथ में अब देखेंगे पर्यावरण संरक्षण, तो भारत शुरू से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक था। पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर एक प्लेटफॉर्म पर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर इन्होंने योजना को लागू किया, क्रियान्वित किया है। जैसे 1972 में जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद केंद्र सरकार ने 1976 में ही 2 संविधान संशोधन किए थे इसके लिए। जो पहला संविधान संशोधन था वह 48A था, दूसरा जो 51A था जो जी था उसमें भी किया गया। वन संरक्षण अधिनियम भी 1972 में भारत में बनाया गया। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी भारत सरकार ने बनाई। फिर वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 1981 में अधिनियम बनाया। फिर 2021 में आप देखेंगे कि ग्लासगो में जो कॉप जो 26 का सम्मेलन हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किए, संबोधित किए वहाँ, और 2070 तक उन्होंने बोले कि हम नेट जीरो उत्सर्जन को प्रतिबद्धता को हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ग्लासगो में भाषण भी दिया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत ने पर्यावरण को लेकर भी चिंतित है 1947 से लेकर अभी तक, और इसमें वह डेवलप करने की योजना भी आज तक कानून के द्वारा कर रही है। फिर ये योजना बनाया हमने। फिर आपको बताता हूँ वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के बारे में। तो जो जल संरक्षण है यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके जरिए जल का संरक्षण का काम शुरू किया गया। जो जल प्रदूषण और नियंत्रण जो अधिनियम बना उससे जो 1977 में जल प्रदूषित करने का दंड अधिनियम भी मुहिम चलाया। फिर नदियों को एक दूसरे नदी से जोड़ने का कार्य भी शुरू किया गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट योजना भी शुरू की गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना भी लाई गई भारत में। तो इस तरह से नागरिकों की बहुत सारे योजनाओं के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लाने के बाद भारत को कंजर्व किया गया, और अभी तक कितनी सेक्टर में भारत डेवलप किया। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट बताए आपको कि जैसे सुशिक्षित समाज में, स्वस्थ समाज में, गरीबी उन्मूलन के बारे में, नारी सशक्तिकरण, जनसंख्या नियोजन, पर्यावरण के मामले में, जल संरक्षण, ये थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दिया। अब भारत में आर्थिक सेक्टर में क्या क्या हुए हैं डेवलप वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, ये सब नहीं है कि भारत हमेशा डेवलप ही किया, चुनौतियाँ भी भारत के सामने उतनी बड़ी ही आती गई। जैसे चुनौतियाँ ये भारत के सामने रही कि जैसे व्यापार हो गया यानी ट्रेड हो गया, या इंडस्ट्री यानी उद्योग या रोजगार पर कोरोना के प्रभाव, तो आप देखें उसकी प्रभाव की काट से निकलना बहुत मुश्किल हो गया भारत सरकार को। जो निगेटिव जीडीपी को तरफ भी ले जाने की योजना भी भारत को रहा। यानी भारत सरकार की ये घाटे की समझिए कि एक तरह से योजना ये कोरोना काल में जो आया, भारत ने जो सोचा था उससे निगेटिव चला गया। वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ था आर्थिक सेक्टर में। एक रिपोर्ट आया था उसमें ये भारत सरकार के द्वारा माना गया कि महामारी ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है। इससे निपटने का भी काम करना चाहिए भारत सरकार को। फिर नागरिकों को जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में अधिक सक्रिय होना होगा। सरकार को स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने के लिए ज़्यादा काम करना होगा। फिर क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर जो ये ढांचा चल रहा है उसको हटाना होगा भारत सरकार को, और उसमें राष्ट्रीयता को प्राथमिकता देनी होगी हर पब्लिक के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, ताकि भारत को एकजुटता किया जा सके। फिर स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक नागरिकों को या तो आप निजी संस्कृति या आचरण से भारतीयों को आप मजबूत बना सकते हैं। अब आपको मैं आर्थिक प्रगति के बारे में बताता हूँ। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि अर्थव्यवस्था के सेक्टर में भारत कहाँ तक पहुँचा है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के सेक्टर में भारत पहुँचा कहाँ है।
आपको मैं बताऊं कि दोहन से दुधारू बनने की जो संघर्ष यात्रा भारत की शुरू हुई वह कहां से कहां तक हुआ है, जिसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। आपको पहले जीडीपी का आंकड़ा बता देता हूं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में, उस समय भारत का जो जीडीपी था मात्र 10,401 करोड़ रुपया था। आजकल इतना रुपया तो भारत से कोई बैंक से लोन लेकर भाग जाता है, समझिए ना। तो भारत का जो जीडीपी था उस समय मात्र 10,401 करोड़ रुपया था। आज जो भारत का जीडीपी है आप लोग देखेंगे 194 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचे हैं। कितना? लाख करोड़ दोनों है, 194 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। फिर आपको 1947 में आपको बताता हूं कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह था मात्र 951 करोड़ रुपये था, और जो आज जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वह 36 लाख करोड़ रुपया है। लेकिन आज ही का न्यूज़पेपर में आया है कि कुछ विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की कमी आई है, लेकिन ख़ास बात यह है कि जब 1947 से आज तक देखें तो भारत बहुत ज़्यादा फॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज जो है उसमें बढ़ोतरी की है स्टॉक में, यानी कि 36 लाख करोड़ रुपये है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है। तो भारत को आप लोग देखते होंगे कि शुरू से ही इसको सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। तो हमारा देश में विदेशी आक्रांताओं, यहाँ पर खासकर ब्रिटिश लोग ज़्यादा दिनों तक राज किए, तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था का उन्होंने शोषण तो किया ही। तो उस समय से 1947 के बाद से हम देखेंगे कि कहाँ तक भारत पहुँचा, कि हमने जब स्वतंत्रता का आंचल थामा तो खजाना लगभग खाली ही था। जब देश की आज़ादी में हमारे देश के नेताओं को हाथ बागडोर लगी तो उस समय तो पूरी खजाना ही खाली थी इंडिया की। तो उसी समय यहाँ से शुरू हुआ आर्थिक जो प्रगति के पथ पर विश्व का साथ कदम ताल की कोशिश से जो की गई, आज तक 9% के अनुमान के साथ फर्राटा भरने की स्थिति में रहा। और 75 वर्ष की आज़ादी के बाद जो क्या मिला उसके बारे में हम लोग देखा रहा। तो ऐसा रहा था जो हमारा आज़ादी के समय से आज तक। पहले आपको मैं एक आंकड़ा राउंड फिगर में बताता हूँ, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा ज़्यादा। बाकी तो मैं डीपली पढ़ाऊँगा ही, एक आज नव वर्ष को लेकर थोड़ा आंकड़ा बता रहा हूँ कि कहाँ था देश और कहाँ आज पहुँच गया है। जैसे 1950 से 1979 तक देखें तो औसतन जो भारत का विकास दर रहा वह मात्र 3.5% ही रहा था। लेकिन आप जब 75 साल उसके बाद देखें तो उसके बाद भारत की जो आर्थिक ग्रोथ रही 6.51% के साथ ग्रोथ की। और 2010 के आसपास देखें तो भारत की तिमाही जो ग्रोथ थी वह 11.40% से ग्रोथ किया था उस समय, है ना। देश के आर्थिक इतिहास में कुछ निराशाजनक क्षण भी आए, कुछ अच्छे क्षण भी आए। जब 1950 से 1979 तक जो ग्रोथ रेट थी भारत की मात्र 3.5% थी, उस समय देश की निराशाजनक स्थिति रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि 1979 के जो समय था उसकी जो चौथी तिमाही जब आई थी उस समय भारत की विकास दर निगेटिव में चली गई थी, यानी -5.2% के आसपास चला गया था। तो ये सब भारत के लिए चिंताजनक का भी विषय था उस ज़माने में, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ भी किया। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसी आर्थिक प्रगति के 2-4 पॉइंट देखेंगे, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आज 75 साल होने वाला है उसमें। जैसे आपको मैं सबसे पहले बताऊँ कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 4 आपको कालखंड बताता हूँ। पहला 1947 से 1966 तक, इस समय क्या हुआ था, योजना आयोग का गठन भी भारत सरकार ने किया था। उसके द्वारा ये कहा गया था कि आर्थिक प्रगति को राह बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्योग परिदृश्य पर बहुत समृद्ध नहीं था उस समय, तो उसके लिए भी डेवलप करने के लिए योजना आयोग का निर्माण किया गया उस समय। फिर 1967 से लेकर 1990 तक का काल देखें, यानी 90 तक, तो उस समय खाद्यान्न के मामले में हम विदेशी पर ज़्यादा निर्भर थे, यानी दूसरे देश पर इंडिया ज़्यादा निर्भर था। तो इसी दौरान आपको पता ही है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्थापना की गई भारत में। उसके बाद जनता का पेट और देश का खजाना भरने का काम शुरू किया गया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसी समय क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ये मैं आपको आंकड़ा कालखंड बता रहा हूँ जिससे आपको माइंड में डेवलप रहे कि भारत इस समय कहाँ था और कितना आज ग्रोथ किया था। बाकी कब भारतीय
बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्यों किया गया, प्रीवी पर्स कब ख़त्म किया गया था, ये सब मैं बताऊंगा ही वीडियो में। लेकिन ये आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं एक आंकड़ा सिर्फ बता रहा हूँ कि भारत किस शताब्दी में कहाँ था और कहाँ पहुँचा है, ये मैं बता रहा हूँ अभी। फिर 1991 से देखेंगे आप 2004 तक, तो 2014 तक देखेंगे कालखंड इस समय। तो इस समय खजाना भी भारत का क्या हो गया था, खाली हो चुका था। उस समय तत्कालीन 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हुआ करते थे। तो उस समय ये दोनों मिलकर विदेशियों के लिए, भारत के लिए क्या किए, बाज़ार खोल दिए, यानी विदेशी बाज़ारों के लिए दरवाजे खोलने का फैसला लिया। उसी समय पीवी नरसिम्हा राव के समय ही, उस समय जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। फिर 2014 से अब तक आप बात करेंगे तो अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर 2014 में भी नरेंद्र मोदी थे, आज भी नरेंद्र मोदी हैं। तो इनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि जीएसटी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। फिर इस समय भ्रष्टाचार, बाबूगिरी पर सख्ती किया गया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे योजना भी लाए किया गया। आपको इसी समय 3 जोड़ियाँ बताता हूँ, जो भारत में 3 जोड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जैसे सबसे पहले बाबू जगजीवन राव और एमएस स्वामीनाथन, ये दोनों का कमाल देखिए क्या किए थे कि एमएस स्वामीनाथन ने तो भारत में हरित क्रांति लाने की पटकथा लिखे ही, और तत्कालीन उस समय जो कृषि मंत्री थे जगजीवन राव ने पूरी गंभीरता से इनको क्या किया, साथ मिलकर लागू किए और पूरे देश में इसको डेवलप किया। खासकर चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में भारत में देखे होंगे कितनी प्रगति हुई, उछाल ज़्यादा हुआ, और कितना हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर पहला जोड़ी तो बताएं बाबू जगजीवन राम और दूसरा स्वामीनाथन, ये दोनों मिलकर। फिर पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इन्होंने ही 1991 में देश की आर्थिक तरक्की को लागू करने के लिए विदेशों के लिए खोलने वाले के रूप में याद किया जाता है। विदेशों से कारोबारियों के रिश्ते भी जोड़े इन्होंने दोनों मिलकर। फिर इन्होंने, आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली का रिश्ता, तो इन्होंने जीएसटी जैसे बड़ा निर्णय लिया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो ये आर्थिक व्यापारिक परिदृश्य को इन दोनों मिलकर बदले। तो ये था 3 जोड़ियाँ ऐसे जिनको याद किया जाएगा इतिहास के पन्नों में हमेशा। और अब आपको मैं आगे कुछ सेक्टर के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 1947 से हम लोग देखें कि आर्थिक क्षेत्र में भारत कहाँ पहुँचा। अब हम लोग देखते हैं कि नव वर्ष में शिक्षा का उजियारा कहाँ तक पहुँचा, भारत का जो विकास दर था शिक्षा को लेकर हम लोग देखते हैं कि कहाँ किस लेवल तक ये पहुँचा है भारत। तो इसमें आपको बताते हैं कि शिक्षा, जो आपको पता ही है कि समाज का दर्पण होती है, जैसे शिक्षा व्यवस्था है भारत में वैसा समाज रहेगा। यानी भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ भी जाइएगा, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जैसी रहती है वैसा ही समाज का क्या होता है, स्ट्रक्चर भी बना रहता है ना। भारत सदियों पहले विश्व गुरु था, आज भी है, और इसके मूल में इसकी शिक्षा व्यवस्था को रखा जाता है। अब तक 21वीं सदी में आप देखें कि तो देश को एक बार फिर भी विश्व गुरु बनाने के संकल्प में हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। कोरोना महामारी के कारण बीते आप देखेंगे कि 2 सालों तक शिक्षा पर ज़्यादा खतरनाक यानी चिंता के कुछ भारी पड़ी है। 2022 का जब आगमन हुआ है तो इससे क्या होगा कि कुछ नई कोपल फूटने वाली है, और उसके बाद भी आप देखें कि ओमिक्रॉन फिर आ गया है, तो इससे भी कुछ शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा ही। लेकिन कहा जाता है कि हर समस्या जो है कुछ न कुछ सफलता की राह देता ही है। तो उसी तरह कुछ नया रास्ता मिला ही कि जब शिक्षा व्यवस्था 2 सालों से चौपट थी, तो उसमें सभी व्यवस्थाओं को, एडुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया गया, जिसके द्वारा ये हुआ कि घर बैठे आप एडुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। और नई शिक्षा पॉलिसी भी भारत में लाई गई है। आप देखे होंगे कि स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, उसमें स्कूली शिक्षा के लिए तय कार्यों को 2022-23 सत्र में तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आने के बाद क्या हुआ है कि पाठ्यक्रम के जो 2005 का फ्रेमवर्क ढांचा बनाया गया है, जो उसको हटाकर अब नई योजना लाया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। फिर सीबीएसई स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए
फिर है कि स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एवं इंश्योरेंस पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर छोटी कक्षाओं जो होगी उसमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए खेल कूद की व्यवस्था किया जाएगा, चूँकि प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को कि जाए स्कूल, कम से कम खेलने के उद्देश्य से ही तो स्कूल पहुँचे, तो इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। IIT दिल्ली में एक प्री प्राइमरी स्कूल में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चालू किया गया। आपको मैं बताता हूं कि जिस समय देश आज़ाद, अभी 2021 और 22 के बजट में 93,000 करोड़ से अधिक की राशि फाइनेंस की गई है, शिक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित की गई है। फिर 54,000 करोड़ रुपया इसमें से जो है स्कूली शिक्षा विभाग को दिया गया है, और जो शेष 38,000 करोड़ रुपया है वह उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए जाने की बात कही गई है। तो इस तरह से हमारे देश में 15,000 से अधिक आदर्श विद्यालयों में बढ़ेगा आंकड़ा कि इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को आंकड़ा बढ़ाया जाएगा। आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति ये भी बात बोले थे कि यदि किसी देश का स्ट्रक्चर देखना हो तो वहाँ एक शिक्षण बहुत ही महान पेशा है, जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र हो, क्षमता हो और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। ये APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट था। तो ये था कुछ शिक्षा का आंकड़ा जो भारत में है। अब कुछ और आपको मैं खेल जगत से भी बताता हूँ कि भारत में उस समय खेल के आंकड़े भी बहुत कम थे। आजकल देखे होंगे कि बहुत सारे ओलंपिक भी भारत में जीत कर आए हैं। समझिए खेल के क्षेत्र में, या तो क्रिकेट के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है 1947 से अभी तक। और कोशिश ये रहेगी कि भारत जब 100वें स्वतंत्रता मनाएगा तो उस समय भारत को बहुत ज़्यादा ही डेवलप कंट्री में काउंटिंग हो। तो इस तरह से आशा करते हैं कि भारत आगे बढ़े। तो इसमें इतना ही रह देते हैं, आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें सभी का आंकड़ा भी बताएंगे। इसमें इतना ही। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।